Hello student, this is Hima Chauhan from Classic Solution, and in today's session we are going to read class 10th English poem number 5, The Ball poem composed by John Berryman. So students, before proceeding, I want to give you a reminder कि अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी पोएम का एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखिए। तो पोएम को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी बॉल खो देता है एंड ही इज वेरी अपसेट। अब वो बॉल के खोने पर बहुत उदास हो जाता है, तो पोएट उसे समझाते हैं कि उसे इतना उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके आगे आने वाले जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बहुत से उसके पोजेशंस होंगे जो उसके पास होंगे और फिर क्या होगा, हो सकता है कभी वो उससे दूर चले जाएं, उससे खो जाएं, तो उसे इस तरह के लॉसेस को बेयर करना सीखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम और साथ ही साथ हम लोग डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो पोएट कह रहे हैं व्हाट इज द बॉय नाउ, कि वो बच्चा अब क्या करेगा, वो लड़का अब क्या करेगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल खो गई है। व्हाट इज ही टू डू, फिर वो रिपीट करते हैं क्या, अब वो क्या करेगा। आई सॉ टू गो, मैंने इसको जाते हुए देखा, किसको, बॉल को। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैरिली मतलब बहुत ही खुशी से, और बाउंसिंग यानी कि उछलती हुई। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बॉल की बात हो रही है कि बॉल जो है वो बड़ी खुशी से उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, उछलती कूदती वो सड़क के ऊपर आगे चलती चली गई एंड देन, और उसके बाद मैरिली ओवर, खुशी से जो है वो आगे सड़क के पार चली गई। देयर इट इज इन द वाटर, और उसके बाद वो पानी में गिर गई। तो इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि बॉय जो है वो बॉल खेल रहा था, उसकी बॉल जो है वो खो गई, और फिर वो बॉल के बारे में बताते हैं कि बॉल जो है बड़ी खुशी से उछलती कूदती हुई सड़क के पार और पानी में चली गई। इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Oh, there are other balls. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? The word suggests that the loss is not important enough to worry about. ये जो दुख है वो इतना ज्यादा नहीं है कि इसके बारे में चिंता की जाए। अल्टीमेट मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम लिमिट। शेकिंग ग्रीफ मतलब होता है दुख में कांपना। फिक्स हो जाना मतलब कि फ्रीज हो जाना, उसी में जम जाना। रिजिड मतलब होता है हार्ड, स्टिफ। ट्रम्बलिंग मतलब होता है कांपना। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना या ध्यान से देखना। एंड हार्बर का मतलब होता है पानी का किनारा, जहां से पानी शुरू होता है। तो अब पोएट कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि ये कहने से कोई फायदा नहीं है कि और भी बॉल्स हैं, मतलब कि इतना दुखी मत हो, और भी बॉल हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, तो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा दुख में है, वो दुख में कांप रहा है। एंड फिक्सेस द बॉय, और वो दुख में क्या हो गया है, बिल्कुल फ्रीज हो गया है, एकदम फिक्स हो गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, और जैसा कि वो वहां पर खड़ा हुआ था वो एकदम रिजिड हो गया था, मतलब एकदम कठोर हो गया था, एकदम स्टिफ हो गया था। ट्रम्बलिंग, वो कांप रहा था। स्टेयरिंग डाउन, और जिधर नीचे बॉल गई है वो वहां पर घूर रहा था, उस जगह को ध्यान से देख रहा था। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यंग डेज, इसका क्या मतलब हुआ, पहले बच्चा उस बॉल के साथ में खेला करता था, वो सारी यादें जो हैं उसकी, वो भी बॉल के साथ अब वहीं पर चली गई हैं, जहां उस हार्बर में, मतलब जहां पर पानी में बॉल गई हुई थी। तो पोएट ये कह रहे हैं कि ये कहने से कोई फायदा नहीं उस बच्चे को कि यहाँ पे और भी बॉल्स हैं, इसलिए तुम इतना दुखी मत हो, क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी था कि वो उस दुख में एकदम फ्रीज हो गया था, एकदम स्टिफ हो गया था।
और वो बड़े ध्यान से उस जगह को, उस पानी को घूर रहा था जहां पे उसकी बॉल चली गई थी, क्योंकि पुराने समय में मतलब अपने पिछले दिनों में जब वो उस बॉल के साथ में खेला करता था, वो यादें भी जो हैं वो उसकी उस बॉल के साथ में उसी पानी में चली गई थी। Further, the poet says, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now, he senses first responsibility in a word of possessions. People will take balls, ball will be lost always, little boy. अब पोएट ये कह रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मतलब होता है सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, रुकावट बनना या बाधा बनना। तो पोएट ये कह रहे हैं कि मैं रुकावट नहीं बनूंगा, मैं उसे रोकूंगा नहीं। किस चीज से नहीं रोकूंगा? कि उसकी बॉल जो है वो खो गई है और इस समय जो है वो बहुत दुखी है। तो कह रहे हैं उसके इस दुख की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने में मैं उसे रोकूंगा नहीं, इसमें मैं रुकावट नहीं बनूंगा। कह रहे मैं उसे ये नहीं कहूंगा कोई दुखी मत हो अगर तुम्हारी एक बॉल खो गई है। कह रहे उसे ये फीलिंग्स का एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि लॉस क्या होता है उसे पता होना चाहिए। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम क्या होता है? ये एक यूएस करेंसी है। अ डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। तो कह रहे हैं एक और बॉल जो है, अनदर बॉल जो है वो केवल 10 सेंट्स की आती है, एक डाइम की आती है, जो कि बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तो कह रहे हैं एक और बॉल जो है वो केवल 10 सेंट्स की आती है, जो कि बहुत बड़ी कीमत नहीं है, फिर भी मैं उसे इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए रोकूंगा नहीं। नुकसान क्या होता है ये भी उसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन। वर्ड ऑफ पोजेशन क्या होता है? कि इस संसार में हम बहुत सारी चीजें पोजेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, बहुत सी चीजें खरीदते हैं। तो ये संसार जो है वो क्या है? वर्ड ऑफ पोजेशन है, मतलब बहुत सारी चीजें हम ओन करते हैं। तो इसी संसार में उसका पोजीशन क्या था? उसकी चीज क्या थी? ये बॉल थी। तो बॉल जो खो गई है, अब उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये बॉल उसकी पोजीशन थी और उसे उसे संभाल करके रखना चाहिए। तो अब वो पहली बार जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, मतलब समझ रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स। पोएट यहाँ पर बॉल्स को चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। तो वो बच्चे से कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, कि लोग जो है वो तुम्हारी बॉल ले लेंगे, मतलब कि लोग जो है वो बहुत सी चीजें हैं तुम्हारी जो तुमसे ले लेंगे, छीन लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और जो बॉल्स हैं, ये जो चीजें हैं वो हमेशा क्या होती हैं? वो खो ही जाएंगी तुम्हारे पास से। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोग तुमसे ले लेंगे, छीन लेंगे, और तुम्हारी चीजें जो है वो खो जाएंगी। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। तो अब वो बच्चे को समझा रहे हैं कि लोग जो है वो तुम्हारी चीजें, कई बार ऐसा होगा कि तुमसे छीन लेंगे, ले लेंगे, चीजें जो है वो तुमसे खो जाएंगी। तो इस चीज के लिए तुम्हें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। In the last stanza, the poet says, and no one buys a ball back, money is external. External मतलब बाहरी चीज। तो पोएट ये कह रहे हैं नो वन बाइज अ बॉल बैक, कि कोई भी इंसान जो है उस चीज को नहीं वापस खरीद सकता जो उससे खो गई है। मनी इज एक्सटर्नल। कह रहे हैं कि अगर बात हम मनी की करें, अगर पैसे की बात करें, तो यहाँ पर बात पैसे की नहीं है। पैसा जो है वो एक एक्सटर्नल चीज है। तो कह रहे हैं हम पैसे से केवल वही चीज खरीद सकते हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है, लेकिन हम उन खोई हुई चीजों को नहीं खरीद सकते जिससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए कोई चीज हमें बहुत पसंद हो और वो हमसे खो जाए, तो उस चीज को हम नहीं खरीद सकते, उन यादों को हम नहीं खरीद सकते। तो मनी जो है, यहाँ पर मनी की बात नहीं हो रही है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट मतलब होता है होपलेस। तो अब पोएट ये कह रहे हैं कि उस बच्चे की आंखें जो हैं वो डेस्परेट हैं, होपलेस हैं। वो जानता है कि बॉल जो उससे खो गई है अब उसे वो वापस नहीं मिलेगी, और अपनी इस होपलेस आइज के पीछे से अब वो सीख रहा है। और वो क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। नाउ व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम मीन्स नॉलेज। कि एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेम वर्ड से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान, और लॉस मतलब होता है नुकसान। तो अब वो बच्चा जो है वो सीख रहा है नुकसान का ज्ञान, कि मतलब नुकसान होना क्या होता है। ये सब चीजें जो हैं वो अपनी डेस्परेट आइज से
सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हाउ टू स्टैंड अप मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो अब वो बच्चा जो है वो सीख रहा है कि जब कोई चीज खो जाती है, उससे दूर चली जाती है, तो कैसे उस नुकसान को बर्दाश्त किया जाता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और अब वो ये बात जान जाएगा जो कि बहुत सारे लोग जो हैं एक ना एक दिन जान जाते हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। और फिर वो कहते हैं कि टाइम लगता है, बहुत दिन लगते हैं, लेकिन लोग जो हैं इस बात को जान ही जाते हैं कि हमें दुख को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए, अपने नुकसान को कैसे बर्दाश्त करना चाहिए और फिर से अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप मतलब कि कैसे हमें बर्दाश्त करना चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ कैसे जीनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा। ये पोएम बहुत ही मीनिंगफुल है। इसमें पोएट हम लोग को बता रहे हैं कि नुकसान को बर्दाश्त करना हमें सीखना चाहिए। हम लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत सी चीजें हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं और उन चीजों को हमें किनारे करके हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सो अभी हम लोगों ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सबसे पहले हम लोग राइम स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम। इसके बाद में यहाँ पर एनाफोरा का यूज किया गया है। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? व्हेन टू और मोर consecutive लाइंस आर स्टार्टेड विद सेम वर्ड। जब एक के बाद दूसरी लगातार आने वाली लाइंस एक ही वर्ड से, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हों, तो उसे एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि हम लाइन 1 एंड 2 में देख रहे हैं, दोनों ही लाइन वॉट या वॉट से स्टार्ट हो रही हैं। इसी के बाद लाइन 3 एंड 4 मैरिली सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर एनाफोरा है। इसके बाद में यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है। रिपीटेशन क्या होता है? एक ही वर्ड को 2 बार रिपीट किया जाए। और ऐसा क्यों किया जाता है? जब पोएट अपनी बात पर एम्फोसिस करते हैं। जैसे हम लाइन 2 में देख रहे हैं, वॉट और वॉट को 2 बार यहाँ पे रिपीट किया गया है, यहाँ पर रिपीटेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एसोनेंस का यूज किया गया है। एसोनेंस क्या होता है? जब एक के बाद दूसरे लगातार आने वाले वर्ड्स में कोई वॉवेल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट हो। अब ये वॉवेल या वॉवेल साउंड जो है वो आपके वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। जैसे कि हम लाइन 1 में देख रहे हैं, यहाँ पर ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट। तो इस लाइन में ओ साउंड जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, यहाँ पर एसोनेंस। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पोएम में कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है, तो यहाँ पर भी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर रिपीटेशन का यूज किया गया है। 5th लाइन में हम लोग देख रहे हैं बॉल्स बॉल्स, यहाँ पर बॉल को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर रिपीटेशन है। फिर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। What is alliteration? When two or more consecutive words are started with same consonant sound। तो जैसा कि हम लोग यहाँ लाइन 6 में देख रहे हैं, ब साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, बाय, बॉल, बैक। तो यहाँ पे ब साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसी के बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं 9th लाइन में मैन मस्ट, यहाँ पर एम साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। 7th लाइन में एसोनेंस का यूज हुआ है। यहाँ पे ई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, ही, लर्निंग, वेल, बिहाइंड, डेस्परेट, आइज। तो यहाँ पे ई साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, यहाँ पर एसोनेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ पोएटिक डिवाइसेस थे जो इस पोएम में यूज किए गए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इस पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।